हाँ जी, तो हम शुरू करते हैं हमारा 8th चैप्टर। सो सॉरी फॉर द डिले। चलिए, बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। देखो यार, 8th चैप्टर जो है ना, वो हमें मार्केट के कानून के बारे में समझाता है कि मार्केट में क्या कानून लागू होते हैं। अच्छा समझना, क्या वो मार्केट के उन कानूनों के बारे में समझाता है जो हम पे लागू होते हैं? नहीं। आप कभी भी मार्केट में डायरेक्टली कहाँ जाके ट्रेड कर पाते हो? आप तो एक ब्रोकर के थ्रू ट्रेड करते हो। तो ये जो चैप्टर है, ये चैप्टर एक नंबर वन ओवरऑल मार्केट के बारे में अपनी बात करता है कि ओवरऑल मार्केट में क्या क्या रेगुलेशंस हैं, कैसे काम करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। और दूसरा, ये आपको ओवरऑल ये बताता है कि जो ब्रोकर्स हैं उन ब्रोकर्स पे क्या स्पेसिफिक रेगुलेशंस अप्लाई होते हैं। तो बिना किसी देरी के अपन फटाफट शुरू करते हैं। छोटा सा चैप्टर है, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। आप सेल्फ रीड भी करोगे तो बहुत आराम से हो जाएगा। मैं यहाँ पर आपको थोड़ा फोकस रह के गाइड करके बता देता हूँ, बस पुश बता देता हूँ कि आपको कहाँ पर क्या पढ़ना है। देखना, इसमें दो एक्ट्स पे बात करी है। सबसे पहले दो अलग अलग कानूनों पे बात करी है। सबसे पहले जो ये बात करता है, ये बात करता है SCRA पे। SCRA, सॉरी, दूसरे पेन से लिखते हैं। हाँ जी, ये SCRA कब का है? 1956 का है। 1956 के SCRA पे बात होती है, समझना ध्यान से। जब इंडिया आज़ाद हुआ, हम आज़ादी के सदमे से बाहर आए, तब इन लोगों को समझ में आया कि अरे अरे अरे, इंडिया में तो एक कैपिटल मार्केट भी रन करता है और इस कैपिटल मार्केट के लिए अपने को नियम और कानून बनाने चाहिए, नहीं तो लोग तो किसी भी अनडिजायर्ड पोजीशन में किसी भी फायदा उठा के ट्रेड ले लेंगे। तो पहली बार हिंदुस्तान में सिक्योरिटीज वर्ड लीगलाइज हुआ, वो इस एक्ट के थ्रू हुआ। तो इंडिया में शेयर्स खरीदना और बेचना का जो लीगैलिटी है, बेसिक लीगैलिटी है, वो SCRA से मिलती है। ठीक है। इसी में पहली बार डेरिवेटिव टर्म भी आया। हालांकि डेरिवेटिव्स इंडिया में आते आते 1998 लग गया, समझना वेदन मेरी बात। लेकिन लीगलाइज यहां पर हो गया। डेरिवेटिव की डेफिनेशन दी हुई है पूरी की पूरी, जो हमने पढ़ी है पहले। फिर क्या हुआ? फिर 1992 में हर्षद मेहता कांड हुआ। और जब हर्षद मेहता का कांड हुआ, तब गवर्नमेंट को समझ में आया कि हमें एक बहुत स्ट्रिक्ट लॉ की जरूरत है, क्योंकि रेगुलेटर तो पहले भी था। सेबी 1992 में नहीं बना है, आपको समझना पड़ेगा। मार्केट का जो रेगुलेटर है वो तो पहले भी था, लेकिन उसके हाथ में कोई बड़े पावर नहीं दिए हुए थे। उस समय ऐसा बोला जाता था दैट इंडिया का जो सेबी है, इट इज अ टूथलेस शार्क। ये वो शार्क मछली है जिसमें दांत ही नहीं है, तो कुछ नहीं करेगा आपको ये। लेकिन सेबी एक्ट 1992 जो आया, उसने सेबी के हाथ में इनॉर्मस पावर्स दे दिए। ठीक है, अपन उसके बारे में डिटेल में समझते हैं। आप देखो सेबी के पास क्या की पावर्स आए जो सेबी को बिल्कुल दिए गए। नंबर वन, कि आपको इन्वेस्टर्स के इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन करनी है। ठीक है, डन। नंबर टू, आपको प्रमोट करना है और आपको रेगुलेट करना है। क्या रेगुलेट करना है? सिक्योरिटीज मार्केट। स्टॉक मार्केट वर्ड यूज नहीं होता है, सिक्योरिटीज मार्केट। ठीक है। आपको ओवरसी करना है। ओवरसी करना है मतलब सुपरवाइज करना है। क्या सुपरवाइज करना है? कॉर्पोरेट इशुएंस, जो भी आईपीओज आते हैं, कोई बड़ी डील हो रही है जिसमें बड़े लेवल पे ट्रांसफर ऑफ सिक्योरिटीज है। ठीक है। आपको क्या रेगुलेट करना है? आपको स्टॉक एक्सचेंजेस को रेगुलेट करना है। कौन इंडिया में स्टॉक एक्सचेंज ओपन कर सकता है, कौन नहीं कर सकता है, ये चीज आप बताओगे। ठीक है। मार्केट के पार्टिसिपेंट्स को रेगुलेट करना है। कौन ब्रोकर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। कौन क्लियरिंग मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। कौन ट्रेडिंग मेंबर बन सकता है, कौन नहीं बन सकता है। इसका एक बेसिक, सॉरी ट्रेडिंग मेंबर नहीं, क्लियरिंग मेंबर। ठीक है। ट्रेडिंग मेंबर के लिए गाइडेंस कौन इशू करेगा? वो स्टॉक मार्केट करेगा, स्टॉक एक्सचेंज करेगा। ठीक है। फिर अगर मार्केट में कोई फ्रॉडुलेंट प्रैक्टिस हो रही है तो उसका भी फाइट करने का काम सेबी का है। सेबी इंस्पेक्शन और ऑडिट कर सकता है। एक बात समझना, क्या सेबी रैंडम बेसिस पे, रैंडमली, ऐसे ही बस मेरे दरवाजे पे आके खड़े हो सकता है कि मेरे को आपका इंस्पेक्शन करना है? नहीं हो सकता। सेबी को किसी ने कंप्लेन करना जरूरी है। सेबी स्व मोटो एक्शन नहीं लेता है। आपको ये चीज समझनी पड़ेगी। सेबी को अगर दिख रहा है ना कि यार ये बंदा तो लूट मचा के रखी इसने तो स्टॉक मार्केट एडवाइजरी में,
ये तो लोगों को बेवकूफ बना रहा है कॉल्स और टिप्स के नाम पे, दिख रहा है सेबी को। बट अगर किसी ने कंप्लेन नहीं करी है, ठीक है, तो सेबी उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं ले सकता, ठीक है। एंड उसको जो भी फंक्शंस डेलीगेट करें, किसने डेलीगेट करें? एससीआरए 1956 ने डेलीगेट करें, समझना। वो सारे के सारे फंक्शंस ये करेगा, सेबी करेगा, ठीक है। तो फिर सेबी ने क्या रेगुलेशन लेके आया? क्या सेबी ने, ध्यान से समझना है, क्वेश्चन आ सकता है ना एसएम में, जनरली भी आपको याद होनी चाहिए। एलसी गुप्ता कमेटी जो आई, उस एलसी गुप्ता कमेटी ने पूरा का पूरा इंडिया का डायनामिक चेंज कर दिया। सर अब ये मैं कैसे याद रखूंगा कि एलसी गुप्ता कमेटी आई? समझना, अगर ये डेट पे क्वेश्चन पूछ लेता है तो मतलब कि अगर मान लो एनआईएसएम में क्वेश्चन आ जाए कि बताओ इनमें से कौन सी डेट को सेबी ने एलसी गुप्ता कमेटी के रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट करा। 11 मई 1998, 12 जून 1998, 17 अप्रैल 1998 या 16 सितंबर 1998। आपको समझना पड़ेगा, इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो मैं छोड़ के आऊंगा उस क्वेश्चन को। मेरे को यहाँ डेट याद नहीं करना है, मेरे को बंदा याद करना है कि कौन सी कमेटी थी जिसने रेगुलेशंस लेके आया ट्रेडिंग के ऊपर, कि ट्रेडिंग में क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए, डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या रेगुलेशंस होनी चाहिए। 1998 में ही ना मैंने जिक्र करा था ना, ऑप्शंस ट्रेडिंग। इस व्यक्ति के कारण इंडिया में ऑप्शन ट्रेडिंग आ पाई। तो इनका नाम है एलसी गुप्ता जी। आप इनको याद कैसे, ऐसे इनका नाम तो लालचंद गुप्ता है, लेकिन कभी लालचंद गुप्ता के नाम से याद ना रहे तो आप ये समझ लेना कि जब से एलसी गुप्ता जी की रिकमेंडेशन आई है, तब से मार्केट में लोअर सर्किट पे लोअर सर्किट लग रहे हैं, ठीक है। तो ही इज लोअर सर्किट गुप्ता, ठीक है, आप ऐसा समझ लो। वॉट एवर इट इज, जैसा समझना है, नॉट डिसरिस्पेक्टिंग एनीवन, आपको निमोनिक दे रहा हूं बस एक याद करने के लिए, ठीक है। तो इन्होंने रिकमेंडेशन को सेबी ने माना और फिर फेज्ड मैनर में उसको इंप्लीमेंट करा, और उसके साथ साथ इंडिया में डेरिवेटिव ट्रेडिंग और स्टॉक इंडेक्स फ्यूचर ट्रेडिंग का आगाज हुआ, ठीक है। और साथ में 1998 में जो एससीआरए था वो अमेंड हुआ, और अमेंड होने के साथ साथ उसने डेरिवेटिव को सिक्योरिटीज के अंदर इंक्लूड कर लिया। तो जो हमने डेरिवेटिव की डेफिनेशन पढ़ी थी एससीआरए में, ये जो डेफिनेशन हम छोड़ के आए, क्योंकि आपने पहले ही पढ़ी हुई, डिराइव्ड फ्रॉम डेट इंस्ट्रूमेंट शेयर्स लोन्स, क्या ऑप्शंस, फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस सिर्फ स्टॉक पे ही बनता है? कोई जरूरी नहीं। मैंने बोला था पानी और वेदर पे भी सट्टा खेल लेते हैं लोग। इनकी जो वैल्यू होती है वो किस पे डिपेंड करती है? इट इज डिपेंड ऑन द अंडरलाइंग की सिक्योरिटी प्राइसेस पे। इसमें कमोडिटी डेरिवेटिव्स भी आ सकता है, मतलब जीरा, सोना, चांदी, इनका भी डेरिवेटिव हो सकता है, और गवर्नमेंट डेजिग्नेटेड इंस्ट्रूमेंट भी आ सकते हैं। 10 ईयर गवर्नमेंट बॉन्ड यील्ड पे भी डेरिवेटिव हो सकता है। लीगली वैलिड है अगर एक रिकॉग्नाइज एक्सचेंज के थ्रू ट्रेड किया हुआ है तो ये सब तो अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ठीक है। अब समझना जरा कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिसाइड करा। जब एलसी कमेटी की रिपोर्ट आई, ठीक है, तो उसमें एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या डिसाइड हुआ। उन्होंने कुछ बेसिक चीजें बताई, अब इसमें कोई बहुत बड़ा खेल खिलाने वाली चीज नहीं है। उन्होंने बोला कि हमें है ना एक ऐसा प्लेटफॉर्म चाहिए जहां पर डेरिवेटिव्स ट्रांजैक्ट कर सकें। तो बीएससी आ गया सामने, बोले मैं हूं ना, मैं तो एक्सचेंज हूं, समझना। अरे मैं तो एक एक्सचेंज हूं, मेरा नाम बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, मैं इंडिया का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एक्सचेंज हूं, कलकत्ता इज द ओल्डेस्ट, उसके बाद बंबई, ठीक है। तो मेरे को अपॉर्चुनिटी दो, मेरे एक्सचेंज पे ट्रेड कराओ, मैं प्लेटफॉर्म देता हूं। तो बोले चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन आपको एक चीज इंश्योर करनी पड़ेगी, क्या? कि डेरिवेटिव सेगमेंट के लिए आपकी कंपनी में, आपके एक्सचेंज में एक अलग से गवर्निंग काउंसिल बनेगी। गवर्निंग काउंसिल मतलब मैं समझा नहीं। आपको एक इंडिपेंडेंट लोगों का ग्रुप बनाना पड़ेगा जो ये इंश्योर करेंगे कि आपके एक्सचेंज में जो डेरिवेटिव ट्रेडिंग चल रही है वो सारे नियम कानून कायदे फॉलो करते हुए चल रही है। समझ में आया? और वो जो आप कमिटी बनाओगे, वो जो ग्रुप ऑफ पीपल बनाओगे, उसमें आप एक चीज इंश्योर करना कि अगर फॉर एग्जाम्पल वो 10 लोगों का ग्रुप बनता है, अगर वो 10 लोगों का ग्रुप बनता है तो उसमें से कम 6 लोग ऐसे होना चाहिए जो प्योरली इंडिपेंडेंट हो। मतलब बीएससी ने बोला तो आप ये बोलना चाह रहे हो क्या इस ग्रुप में मैं मेरा आदमी नहीं बिठा सकता? बिठा सकते हो,
आप अपने आदमी बिठाओ, अपने ट्रेडिंग मेंबर को बिठाओ, अपने क्लियरिंग मेंबर्स को बिठाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो इस काउंसिल का, इस बोर्ड का, इस ग्रुप का पार्ट हो सकते हैं, बट देयर पार्टिसिपेशन शुड बी लिमिटेड टू 40% ओनली। अगर 10 सीट का काउंसिल बन रहा है तो 4 सीटें बीएससी के ट्रेडिंग मेंबर और क्लियरिंग मेंबर्स के लिए, क्योंकि उनका भी पक्ष सुनना जरूरी है। ठीक है, और वो बीएससी के फेवर में ही बात करेंगे, बीएससी उनका माई बाप है। लेकिन 6 लोग ऐसे होना चाहिए जो इनसे कोई लेना देना नहीं हो। और कोई भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट करने के पहले सेबी से प्रायर अप्रूवल चाहिए। मतलब अगर सेंसेक्स ने कल को फिन सेंसेक्स पे फॉर एग्जांपल ट्रेडिंग स्टार्ट करी, नहीं कर सकता है, अब तो बैन हो गया है। अब एक एक्सचेंज एक ही ऑप्शन और एक ही फ्यूचर एंड ऑप्शन डेरिवेटिव ला सकता है, राइट। बट अगर करी, समझना, अगर करी तो प्रायर अप्रूवल लगेगी। और वो जो एक्सचेंज है जहां पर ये डेरिवेटिव ट्रेड हो रहे हैं, वहां पर कम से कम 50 मेंबर होने ही चाहिए। सर मैं ये सब याद कैसे रखूंगा बार बार पढ़ के? समझ रहे हो, एग्जाम के 3 दिन पहले पढ़ के, 5 दिन पहले पढ़ के, 10 दिन पहले पढ़ के, ये नोट्स ही दिए मैंने आपको, शॉर्ट नोट्स ही तो बना है, इससे शॉर्ट क्या करूं? समझ रहे हो आप? तो फिर मेंबर और पार्टिसिपेशन का रूल बता दो कि क्या रूल्स हैं जिन रूल्स के कारण आप मेंबर बन जाते हो। तो इन्होंने ये बोला कि देखो, अगर आप कोई एक्सचेंज हो, ठीक है, कोई एक्सचेंज है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उस बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का मैं मेंबर हूं, है ना, और मैं इक्विटी का मेंबर हूं, मतलब मैं इक्विटी शेयर्स खरीद और बेच सकता हूं। ठीक है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने क्या करा, सडनली डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट कर दी। तो जब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने डेरिवेटिव ट्रेडिंग स्टार्ट करी तो मैं ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मेंबर नहीं बन सकता। आपको ये चीज समझ में आ रही है? मैं ऑटोमेटिकली डेरिवेटिव ट्रेडिंग का मेंबर नहीं बनूंगा। एन मेंबर ऑफ एग्जिस्टिंग सेगमेंट डू नॉट ऑटोमेटिकली बिकम द मेंबर ऑफ डेरिवेटिव सेगमेंट। क्या उसे अलग से क्राइटेरिया फॉलो करना पड़ेगा? क्या करना पड़ेगा? कहां पर आउटलाइंड है वो क्राइटेरिया? लोअर सर्किट गुप्ता रिपोर्ट में, एलसी गुप्ता रिपोर्ट में। समझ रहे हो आप? जो भी क्लियरिंग और सेटलमेंट होता है डेरिवेटिव्स का, वो सेबी अप्रूव्ड कॉरपोरेशन ही करेंगे। तो सेबी अप्रूव्ड कॉरपोरेशन क्लियरिंग के लिए कौन सी है? क्लियरिंग के लिए है क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। क्लियरिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया वो क्लियरिंग करता है। ठीक है, तो ये जो क्लियरिंग कॉरपोरेशन है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीट करना चाहिए और सेबी को अप्लाई करना चाहिए। मतलब सेबी ने जब एलसी गुप्ता की कमेटी की रिपोर्ट को, ठीक है, रिकमेंडेशंस को जब इंप्लीमेंट करा, तो उन्होंने बहुत स्ट्रिक्टनेस के साथ इसको इंप्लीमेंट करा। दे हैव नॉट लेफ्ट एनी लूज एंड। उन्होंने कोई भी लूज एंड नहीं छोड़ा। ठीक है, जो भी डेरिवेटिव ब्रोकर्स हैं और डीलर्स हैं जो हम लोगों को फैसिलिएट करते हैं चीजें, उन लोगों को सेबी से रजिस्टर होना पड़ेगा। एंड ये जो रजिस्ट्रेशन है, ये उनके स्टॉक एक्सचेंज की ब्रोकिंग रजिस्ट्रेशन से अलग है। मतलब अगर आप अभी जीरोधा जाके देखते हो तो जीरोधा में सेबी का रजिस्ट्रेशन अलग है, ठीक है, बीएससी का अलग है और एफएनओ का अलग है। सेबी का एफएनओ का अलग है। एक तो सेबी का जनरल रजिस्ट्रेशन हुआ कि मैं ब्रोकर के जैसे काम करना चाहता हूं। एक हुआ बीएससी पे रजिस्ट्रेशन कि अब मैं बीएससी के ऊपर या तो इक्विटी या एफएनओ करूंगा। और एक हुआ सेबी से एफएनओ की परमिशन मांगना कि मैं एफएनओ में ब्रोकिंग करना चाहता हूं। तो एफएनओ में अगर आपको ब्रोकर बनना है तो आपको सेबी की अप्रूवल भी लगती है। आपका जो नेटवर्थ होना चाहिए, वो नेटवर्थ आपका 3 करोड़ रुपए के ऊपर होनी चाहिए। 3 करोड़ रुपए मतलब कितनी? ठीक है, 3 करोड़ रुपए मतलब, और ये लिक्विड नेटवर्थ होनी चाहिए, समझना, अगर आपको क्लियरिंग मेंबर बनना है तो प्लीज अंडरस्टैंड। सेबी ने फिर क्या बोला, जो डेरिवेटिव का कॉन्ट्रैक्ट होता है वो मिनिमम 5 लाख होना चाहिए। अब तो इसको और बढ़ा के 15 लाख कर दिया, लेकिन मिनिमम क्राइटेरिया बताया है। ठीक है, और कोई भी नया कॉन्ट्रैक्ट जब आता है मार्केट में, जैसे अभी अगर अपन अक्टूबर में खड़े हैं, तो अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, ये 3 कॉन्ट्रैक्ट मार्केट में ट्रेड हो रहे हैं इस टाइम पर। कोई भी स्टॉक के 3 महीने आगे स्टॉक ट्रेड होता है, कॉन्ट्रैक्ट्स। ठीक है, तो अगर अब हम जनवरी का जब कॉन्ट्रैक्ट लाएंगे तो पहले वो सेबी को सबमिट करना पड़ेगा। कुछ इनिशियल मार्जिन रिक्वायरमेंट्स हैं जो हमने ऑलरेडी पढ़ा है।
वो सेबी के हिसाब से होनी चाहिए। तो यार ये सब चीजें तो ब्रोकर ऑटोमेटिकली रखता है, ये सिर्फ आपके अवेयरनेस के लिए यहाँ पर आप लोगों को दर्शाई जा रही है, आप लोगों को दिखाई जा रही है कि आप इससे अवेयर हो जाओ कि देखो भाई ऐसा कुछ होता है। ठीक है। फिर केवाईसी नॉर्म्स का बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करोगे। आपका जो क्लाइंट है, ठीक है, वो क्लाइंट को ब्रोकर रिस्क डिस्क्लोजर डॉक्यूमेंट देगा, जिससे वो पोटेंशियल रिस्क बताएगा कि डेरिवेटिव ट्रेडिंग में क्या रिस्क है। जैसे अगर आप अभी देखते हो, आप मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग वो चीज करते हैं, बट अगर आप अपने जीरोधा अकाउंट पे लॉग इन करते हो, समझना, आप जीरोधा अकाउंट पे जब लॉग इन करते हो तो जीरोधा सबसे पहले एक विंडो पॉपअप करता है कि अंडरस्टैंड द रिस्क इन डेरिवेटिव, उसी की बात हो रही है। ठीक है। और क्लाइंट को हर बार वो डेरिवेटिव मतलब रिस्क डॉक्यूमेंट साइन करना पड़ता है। ठीक है। फिर हमें जो मेंबर्स हैं, कौन मेंबर है सर, ये जीरोधा की बात चल रही है, जो मेंबर है जो ट्रेड करते हैं, जो क्लियरिंग मेंबर है, उन लोगों को अगर एफएनओ में पार्टिसिपेट करना है तो आपको कुछ कोलेटरल तो रखना पड़ेगा। शर्त लगा रहे हो आप मेरे प्लेटफॉर्म पे आके, आप अगर कल को पलटी मार गए तो, समझ रहे हो, तब कौन जिम्मेदार है उस चीज के लिए। तो आपको कुछ कुछ तो गिरवी रखो। तो इन्होंने बोला देखो दो तीन चीजें हैं जो गिरवी रख सकते हैं। नंबर वन, एक तो कैश कंपोनेंट गिरवी रखो। कैश मतलब मेरे को आप एफडी बना के दे दो, चल जाएगा। ठीक है। आप बैंक से कोई गारंटी दिला दो, ओके आई एम ओके। आप एसबीआई से लिखवा के ले आओ कि ये बंदा अगर 3 करोड़ रुपए नहीं देगा तो मैं दे रहा हूं इसके 3 करोड़ रुपए, मैं वो गारंटी ले लूंगा, मेरे को एफडी भी नहीं चाहिए। ठीक है। मैं गवर्नमेंट का कोई बॉन्ड है, आरबीआई की कोई बॉन्ड है, मेरे को दे दो, मेरे को चल जाएगा। तो बोले सिर्फ यही लोगे क्या इसके अलावा? बोले मैं शेयर्स भी ले लूंगा। आपके पास अगर कोई इक्विटी शेयर्स रखे ना तो आप मेरे पास प्लेज कर दो और मैं आपको लिमिट दे दूंगा। मतलब जीरोधा को लिमिट मिलेगी, हाँ जीरोधा को लिमिट मिलेगी। तो अगर जीरोधा को लिमिट मिलेगी तभी तो उसके कस्टमर्स को लिमिट मिलेगी। यस। तो जीरोधा क्या करता है पता है आपको? जीरोधा में जो आप कैश डालते हो, जीरोधा आपको उससे भी ट्रेडिंग करने देता है, क्योंकि कैश कंपोनेंट में भी कोलेटरल अलाउड है। तो आपने अगर कैश डाला अपने डीमैट अकाउंट में, आप उससे एफएनओ में ट्रेड कर लो। और अगर आपने कैश नहीं डाला, आपके पास कोई शेयर्स हैं, स्टॉक रखे हुए आपके डीमैट अकाउंट में थ्रू जीरोधा, तो आप उनको प्लेज कर सकते हो जीरोधा के पास। और जीरोधा फिर आपको एक नॉन कैश कंपोनेंट की लिमिट दे देता है। ठीक है। इंस्पेक्शन और रिकॉर्ड कीपिंग, जो भी ट्रेडिंग मेंबर्स हैं उन्हें ट्रेड कंफर्मेशन स्लिप और उससे जुड़ा सारा डेटा 5 साल के लिए मेंटेन करना है। हर डेरिवेटिव ट्रेडर, हर डेरिवेटिव ट्रेडिंग मेंबर के यहां पर साल में एक बार सेबी से इंस्पेक्शन होगा ही होगा। ठीक है। अगर अगर किसी भी बंदे ने, किसी भी जीरोधा ने, किसी भी ट्रेडिंग मेंबर ने डेरिवेटिव सेगमेंट के नियमों में कोई डिफॉल्ट मार दिया, तो ये माना जाएगा कि उसने बाकी भी सारे सेगमेंट में डिफॉल्ट मार दिया है। मतलब ये है कि अगर डेरिवेटिव सेगमेंट में डिफॉल्ट मारा है, ठीक है, और ट्रेडिंग बंद करवा दी है सेबी ने, तो सेबी, ये पावर है सेबी के पास कि वो ये अज्यूम करे कि आप बाकी सब में भी डिफॉल्ट हो, और आप इक्विटी में भी आपने डिफॉल्ट मारा है, ये मैं अजम्पशन ले रहा हूं, मेरे पास ये पावर मिला हुआ है मुझे, और इस पावर के अंतर्गत मैं आप लोगों की ट्रेडिंग को एब्सोल्यूटली हॉल्ट करता हूं। समझना। फिर जो सेबी है उसको परमिशन मिलती है एससीआरए के अंडर में। सेबी ने जो स्टॉक एक्सचेंज को रिकॉग्नाइज करा है, तो सेबी ने बोला है कि एससीआरए के अंडर में हम कर रहे हैं। एंड ये जो एससीआरए है, सिंस ये पार्लियामेंट में बनाया हुआ एक्ट है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल में रहते हैं स्टॉक एक्सचेंज, सिक्योरिटीज, लिस्टिंग सिक्योरिटीज, ये सब एमसीए के कंट्रोल में है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के एब्सोल्यूट कंट्रोल में है। अगर कोई भी पार्टी, वेदर इट इज अ ब्रोकर, अ ट्रेडिंग मेंबर, अ सेटलमेंट मेंबर, हुएवर इट इज, अगर वो किसी भी तरीके से फेल हो जाता है, ठीक है, कोई भी ऑब्लिगेशन परफॉर्म करने में, तो उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, उसे सस्पेंड करा जा सकता है। इसको डी बार करना भी बोलते हैं, कि मैंने आपको मार्केट से डी बार कर दिया, या डी बार्ड फ्रॉम द मार्केट, ऐसा बोला जाता है कि आप अब 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल, 15 साल, 20 साल मार्केट में इंटर नहीं कर सकते। दैट इज कॉल्ड एज डिबारमेंट। ठीक है। पोजीशन लिमिट का क्या मतलब होता है कि मेरा टोटल कितना एक्सपोजर खड़ा है मार्केट में। अपन ने कई बार देख लिया, बार 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 रिपीट करते हैं। ठीक है। फिर वही है,
अब रेगुलेशंस में अलग-अलग चीज़ें समझा रहे हैं कि मेंबरशिप का क्या मतलब है। ठीक है कि अगर एफ-एन-ओ सेगमेंट में आपको मेंबरशिप करनी है, तो आपको एग्जिस्टिंग में शेयर जो कैश मेंबर है वो जॉइन कर सकते हैं। मार्जिन्स में कौन-कौन से मार्जिन होते हैं? नॉन फुलफिलमेंट ऑफ मार्जिन ऑब्लिगेशन लीड्स टू पेनल्टी एंड पोटेंशियल लॉस ऑफ ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। बंद करा जा सकता है ट्रेडिंग प्रिविलेजेस। मतलब हमने पूरा-पूरा चैप्टर पढ़ा इन पे। रिपोर्टिंग टू सेबी, सेबी को क्या-क्या चीज़ें रिपोर्ट करनी है, 99% वार लिमिट रिपोर्ट करनी है, ठीक है? क्लीयरिंग कॉर्पोरेशंस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं? सिंगल लाइन है, कुछ नहीं है कि मार्जिन का कलेक्शन टाइम पे हो, डेली सेटलमेंट के प्राइसेस डिसाइड करे, मार्जिन का रिकॉर्ड रखे, इंश्योर करे कि क्लाइंट का जो मार्जिन है वो ब्रोकर तो यूज़ नहीं कर रहा है, ठीक है? अगर कोई डिफ़ॉल्ट मार जाता है तो फिर उसका सेटलमेंट कराने बीच में आना पड़ रहा है। ये सब चीज़ें यहाँ पर कवर करी गई हैं। समझ रहे हो आप? कोई बहुत ज़्यादा ऐसा है नहीं व्हिच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी हेवी फॉर यू। जैसा अपन ने बोला 3 करोड़ रुपए की क्लीयरिंग मेंबर की लिमिट है। 300 लाख रुपए पड़ा था ना, लिक्विड नेटवर्थ होने चाहिए। मैंने उस टाइम भी बोला था फिक्स्ड एसेट्स वगैरह है तो वो नेटवर्थ में इंक्लूड नहीं है। उसको कुछ सर्टिफिकेशंस वगैरह लेना है, मतलब एनआईएसएम 8 करना है मामा। समझ रहे हो आप? अगर डेरिवेटिव ट्रेडिंग टर्मिनल पे बैठना है तो, वो ओपन करना है तो। ठीक है, तो इसी के लिए अपन यहाँ पर आए। एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर होनी चाहिए उन लोगों के पास, उनको पता होना चाहिए किस केस में क्या एक्शन लेना है। ठीक है, हर चीज के लिए एक प्रोसीजर डिफाइंड होना चाहिए उनके पास। ठीक है, फिर उसके बाद इंटरिम मेजर्स क्या ले सकते हो आप? इंटरिम मेजर्स मतलब कि अगर कोई स्मॉल इन्वेस्टर है, ठीक है, और उसके अंदर मतलब इंटरिम मेजर है कि क्रेडिट बैलेंसेस जो है स्मॉल इन्वेस्टर्स के, ठीक है, आप उसको यूज कर सकते हो, प्रोराटा पेमेंट अलाउ कर सकते हो। ठीक है, कि आप बाकी का जो फंड है वो प्रोराटा बेसिस के ऊपर दे दो। ठीक है, अगर कुछ भी आपका आउटेज होता है, आउटेज मतलब आउटेज मतलब कि एक्सचेंज बंद हो जाता है, तो आपको क्या-क्या एक्टिविटी करनी है उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, कि आपको तुरंत सेबी को इन्फॉर्म करना पड़ेगा, आपको सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स को बताना पड़ेगा, आपको ये इंश्योर करना पड़ेगा कि जो कंटिन्यूटी है वो बनी रहे जब मार्केट ओपन हो। जब मार्केट खुले तो उसके 15 मिनट पहले आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा, और आप अगर कोई एक्सटेंशन ले रहे हो ट्रेडिंग आवर में तो उसके लिए भी आपको सेबी से अप्रूवल लेनी पड़ेगी। ठीक है? उसके बारे में समझाया गया है। बेसिक रीड है, बेसिक रीड कीजिएगा, खुद कभी तो कुछ करो। ठीक है? यही चैप्टर है, बहुत छोटा-सा चैप्टर है, कुछ नहीं है, 100% थ्योरी है। इसके बाद का जो चैप्टर है, वहाँ पर आपको ये बताया गया है कि अकाउंटिंग में ऑप्शंस में कैसे उसको हम इनकॉर्पोरेट करते हैं, बुक्स में। जब मैंने कोई ऑप्शन खरीदा और 31 मार्च का दिन आ गया, वो ऑप्शन मेरे आज भी अकाउंट में पड़ा हुआ है, ठीक है? तो वो मेरी किताबों में कैसा दिखेगा, मेरी बैलेंस शीट में कैसा दिखेगा, मेरी एसेट लायबिलिटीज़ में कैसा दिखेगा? तो इसको मैं एक यूनिक तरीके से आप लोगों को पढ़ाऊँगा। अगले सेशन में आपसे मिलता हूँ, तब तक के लिए दिस इज़ पार्थ वर्मा साइनिंग ऑफ। बाय बाय।